Good morning, student. Today we study in this class about the benefits of LPG policy. मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट्स दिए हुए हैं. ठीक, इसकी पिछली क्लास में हमने बता चुका है एलपीजी पॉलिसी क्या होता है. ठीक, तो उसके आज हम बेनिफिट्स पढ़ेंगे. ठीक, पहला बेनिफिट्स है सर्विस सेक्टर विटनेस फेनोमेनियल ग्रोथ. मीन्स एलपीजी पॉलिसी की वजह से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ था. मीन्स सर्विस सेक्टर जो डेवलप हुआ था, कह सकते हैं कि टर्शियरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था, क्योंकि सर्विस सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता, वो बस प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को गुड्स या रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है और फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुँचाया जाता है. ठीक, तो पहला जो सर्विस सेक्टर का डेवलपमेंट जो हुआ वो एलपीजी पॉलिसी की वजह से हुआ था. सेकेंड बेनिफिट है हमारा द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी हैज़ लेड टू रैपिड इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. मीन्स एलपीजी पॉलिसी की वजह से इंडियन इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा या ज़्यादा क्वांटिटी में कह सकते हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया गया था. मीन्स एलपीजी पॉलिसी की वजह से जो रूल्स रेगुलेशन से वो हटा दिए गए थे. मीन्स से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी बहुत सी चीज़ों के लिए. तो लाइसेंस नहीं लेने की वजह से बहुत से लोग अपने कंट्री से बाहर जाके इन्वेस्ट किए और बाहर से भी बहुत से लोग आके अपने कंट्री में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए थे. मीन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया था विदाउट टेकिंग या विदाउट अंडर द बाउंड्री सिस्टम. मीन बाउंड्री के से कोई मतलब नहीं होता था, जिसको जहाँ मन होता था, जहाँ ज़्यादा फ़ायदा होता तो वहाँ डायरेक्ट जाके इन्वेस्ट कर सकता था. ठीक, मीन्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से डायरेक्ट हमारे इकोनॉमी को डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इम्प्रूव हो गया. मीन्स हमारे कंट्री के पास ज़्यादा फॉरेन करेंसियाँ जमा होने लगी. सेकेंड है हमारा थर्ड देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रॉम रैपिड 6 बिलियन डॉलर इन 1990 टू $304 बिलियन इन 2013. मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो कि 1990 में हमारे पास बस $6 बिलियन होते थे यूएस डॉलर, लेकिन एलपीजी पॉलिसी की मदद से वो $304 बिलियन हो गया 2013 में. मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी फॉरेन करेंसी कुछ ज़्यादा ही हमारे पास कलेक्ट होना शुरू हो गई एलपीजी पॉलिसी की मदद से. फोर्थ है इंडिया इज़ सीन एज सक्सेसफुल एक्सपोर्टर ऑफ ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल. इन द रिफॉर्म पीरियड राइजिंग प्राइस हैज़ आल्सो बीन केप्ट अंडर कंट्रोल. मीन्स एलपीजी पॉलिसी की मदद से हमारी कंट्री आसानी से एक्सपोर्ट करने लगी. ठीक, एक्सपोर्ट किस चीज़ का होने लगा? ऑटो पार्ट्स का होने लगा, इंजीनियरिंग गुड्स का होने लगा, आईटी सॉफ्टवेयर का हो गया एंड टेक्सटाइल. मीन्स बहुत से ऐसे प्रोडक्ट थे जो इंडिया में तो बनते थे, लेकिन लाइसेंसिंग पॉलिसी की वजह से वो बाहर के कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे थे. तो जो कि अब एलपीजी पॉलिसी की वजह से क्या हुआ था, सारे रूल्स रेगुलेशन कम कर दिए गए थे, जिससे कि आसानी से हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर पा रहे थे. ठीक, तो इंडिया भी एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर के रूप में निकल पाया या बन पाया एलपीजी पॉलिसी की मदद से. नेक्स्ट है हमारा रेजिंग प्राइसिंग. मीन्स जो प्राइस इकोनॉमिक में डे बाई डे इंक्रीज हो रहे थे वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो गए. मीन्स प्राइस कब इंक्रीज होती है? जब डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होती है. तो उस केस में क्या हुआ, प्राइस बढ़ जा रही थी. ठीक, तो एलपीजी पॉलिसी की वजह से जो प्राइस बढ़ती थी वो क्या हो गई, अब कम होने लगी, क्योंकि हमारे कंट्रोल में हो, क्योंकि हम जितना डिमांड होता तो उतना प्रोडक्शन करना शुरू कर दिए थे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा फेल्योर ऑफ एलपीजी पॉलिसी. मीन्स एलपीजी पॉलिसी का क्या क्या डिमेरिट्स था या क्या क्या कारण थे इसकी वजह से उसको फेल माना गया या सक्सेस नहीं हो पाई. पहला है नेगलेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर. मीन जो एलपीजी पॉलिसी थी वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को नेगलेक्ट कर रही थी. नेगलेक्ट कह सकते हैं. तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एलपीजी पॉलिसी में ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन या ज़्यादा बेनिफिट्स
एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं दिया गया था। एलपीजी पॉलिसी में ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा एडवांटेज जो दिया गया था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को, मीन्स कंट्री में इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़्यादा प्रभाव डाला गया था। सेकंड है हमारा अनइवन ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, मीन जो ग्रोथ होना था इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो अनइवन हुआ। अनइवन का मतलब होता है नॉट इक्वल इन ऑल कंट्री, इन ऑल नेशन, मीन सारी कंट्री में बराबर या जिस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था वो तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक, जो कि एक मेन रीज़न है एलपीजी पॉलिसी का फेल्यूर होने का। मीन्स कहीं इंडस्ट्री लगाई गई, कहीं ज़्यादा लगाई गई, कहीं नहीं लगाई गई, और कहीं पे लगी तो उनको ह्यूमन पावर या ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिला जिससे को चलाई जा सके, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ तो हुआ लेकिन अनइक्वल हुआ। थर्ड है हमारा लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मीन्स होता है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से या जो एलपीजी पॉलिसी की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रोथ होना था, मीन्स बहुत से लोगों को जॉब मिलनी थी और जॉब नहीं मिल पाई। जॉब इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि लोगों को उस तरह से इंडस्ट्री नहीं लगाएगी, इंडस्ट्री ही नहीं लगेगी तो जॉब कहाँ से मिलेगी। ठीक, तो एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटी था जो एक्सपेक्ट किया गया था इकोनॉमिक में, वो भी उतना हम डेवलप नहीं कर पाए। फोर्थ पॉइंट है फेल्योर ऑफ फिजिकल पॉलिसी, मीन जो फिजिकल पॉलिसीज या जो फाइनेंशियल पॉलिसी थी गवर्नमेंट का कि एलपीजी पॉलिसी लॉन्च करने के बाद अच्छा खासा फंड एलोकेट हो जाएगा, वो पॉलिसी में गवर्नमेंट फेल हो गई, या जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट की थी उतना प्रॉफिट गवर्नमेंट को जनरेट नहीं हुआ। ठीक, तो एक ये भी पॉलिसी है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हुआ था। मीन्स एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए थे और प्रॉफिट कम हो गए थे। फिफ्थ है फेल्योर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो इंडस्ट्री घाटे में चल रही है या नुकसान में चल रही है, उसमें जो प्रॉब्लम की वजह से वो नुकसान में जाए तो उनको चेंज करके उनको उनमें फिर से इन्वेस्ट करके उनको चालू करना। लेकिन एलपीजी पॉलिसी की वजह से इन्वेस्टमेंट यानी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया, या जो कंट्री का डेवलपमेंट होना था, ठीक, या जो इंडस्ट्री बंद थी उनको चालू करना था वो चालू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जितना प्रोडक्शन हो रहा था उतना ही प्रोडक्शन हो पाया। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। मीन्स जो इकोनॉमिक में जीडीपी ग्रोथ होना था या पर कैपिटा इनकम ग्रोथ होना था उस लेवल से ग्रोथ नहीं हो पाया, क्योंकि एलपीजी पॉलिसी अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार जितना उसको मेरिट्स या जितना मार्केट शेयर कैप्चर करना था वो कैप्चर नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम या इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव नहीं हो पाया। तो अभी तक हमने एलपीजी पॉलिसी पढ़ लिया, ठीक, उसके बेनिफिट और डिमेरिट्स पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम WTO भी कहते हैं। ठीक, तो वर्ल्ड का मतलब विश्व, ट्रेड का मतलब व्यापार, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक संस्था। मीन्स WTO एक ऐसी संस्था थी जिसमें ट्रेड से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते थे। ठीक, the WTO was found in 1995 as the successor organization to the General Agreement on Trade and Tariff। मीन्स गेट के सक्सेस होने के बाद 1995 में WTO का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। मीन्स WTO कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1995 में। नेक्स्ट, it was expected to establish a rule based on trading regime in which nation cannot place an arbitrary restriction on trade। मीन्स जो WTO को बनाया गया था, एक्सपेक्ट किया गया था या उम्मीद से बनाई गई थी जिसमें कि रूल बेस्ड ट्रेडिंग हो। मीन जो भी ट्रेडिंग होती है यानी जो भी व्यापार से रिलेटेड या बिजनेस किया जाता है उसमें जो बिजनेस होता है, ठीक, वो पूरा रूल के बेसिस पे हो। मीन्स ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए कि कोई भी बिजनेस में किसी को नुकसान ना हो। मीन्स कस्टमर
के पॉइंट व्यू को भी देख रखा गया था और मैन्युफैक्चरर के भी प्रॉफिट को ध्यान दिया गया था। मीन्स डब्ल्यूटीओ ने ऐसा रूल्स रेगुलेशन बनाए थे या ऐसे इस तरह से पॉलिसी फार्मूलेट की थी जिसमें कि कस्टमर और सप्लायर दोनों को इक्वल बेनिफिट होता था और जो प्रॉब्लम होती थी ट्रेड से रिलेटेड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई थी रूल बना के। इट पर्पस वाज मेनली टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड ट्रेड इन ऑर्डर टू हैव ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स एंड प्रमोट ग्लोबलाइजेशन। मीन्स डब्ल्यूटीओ का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी कह सकते हैं कि डब्ल्यूटीओ को के रूल्स रेगुलेशन की मदद से जो हमारा मार्केट था वो एक्सपेंड हो गया था। मीन्स जो लोग डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्ट बना के बेच रहे थे अब वो डोमेस्टिक लेवल पे तो बेचते ही थे, उसके साथ इंटरनेशनल लेवल या ग्लोबल लेवल पे भी प्रोडक्शन करना के आसानी से प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे थे। मीन्स मार्केट एक्सपेंड हो गया था। अब मार्केट एक्सपेंड क्यों हो गया? क्योंकि हमें अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी मिलने लगी थी। अच्छी टेक्नोलॉजी मिलने से हम प्रोडक्शन भी कर पा रहे थे और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी कर पा रहे थे, क्योंकि कोई भी कहीं भी जाके बिजनेस करके प्रोडक्ट्स बना के बेच सकता था। ठीक, तो डब्ल्यूटीओ की मदद से हम क्या किए, अपना मार्केट एक्सपेंड भी हो गया। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हम एक जगह दूसरी जगह बना के बेचने लगे। नेक्स्ट डब्ल्यूटीओ बनाने से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्स। मीन्स जो हमारे पास रिसोर्स थे, जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स इकोनॉमिक में अवेलेबल थे, उन रॉ मटेरियल का हम फुल यूटिलाइजेशन करने लगे। मीन्स जो टेक्नोलॉजी की कमी से जो रिसोर्स अंडर यूटिलाइज होते थे, मीन्स फुल यूटिलाइज नहीं हो पाते थे, अभी वो रिसोर्स को हम फुल यूटिलाइज करने लगे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक का जो रिसोर्स था उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होने लगा, वो रॉ मटेरियल हो या ह्यूमन रिसोर्स का। ठीक, जिससे कि प्रोडक्शन भी बचा अच्छा होने लगा और जो हमारे रिसोर्स थे फुल यूटिलाइज होने लगे। मीन्स जो वेस्टेज होते थे वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गए थे। द WTO एग्रीमेंट कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विस। मीन्स WTO के जो रूल्स रेगुलेशंस ऐसे बनाए गए थे जिसमें कि ट्रेड्स गुड्स एंड सर्विसेज दोनों से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाए थे। मीन्स गुड्स भी से रिलेटेड भी था और सर्विसेज से भी। टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर एंड प्रोवाइड द बेटर मार्केट। मीन्स WTO की मदद से जो बाउंड्री थी वो ब्रेक हो गई थी। मीन्स अब कोई भी बंदा प्रोडक्शन करता, ठीक, और आसानी से उस प्रोडक्ट को जहाँ उसको अच्छा बेनिफिट मिलता या जहाँ उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता, ठीक, वहाँ पे उस प्रोडक्ट को आसानी से वो बेच पा रहा था। क्योंकि जो इंटरनेशनल बाउंड्री या टैरिफ रूल्स रेगुलेशन थे वो कहीं ना कहीं WTO की वजह से या LPG पॉलिसी की वजह से वो रिड्यूस हो गए थे या ख़त्म हो गए थे। मीन्स हम आसानी से अपने प्रोडक्ट को सही मार्केट में या जहाँ पे उनको बेस्ट प्राइस अचीव होता है या मिलता है वहाँ पे हम प्रोडक्ट बेच पा रहे थे। ठीक, ये था हमारा WTO। ठीक, अगर शॉर्ट में बोला जाए तो WTO याद रखिएगा 1995 बनाया गया। ठीक, इसके बाद WTO बनाने से क्या हुआ, हमारा जो WTO में जो बनाया गया था वो ट्रेड से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन, मीन्स बिजनेस से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे। और WTO बनाने का मेन मोटो था या ऑब्जेक्टिव थी एक्सपेंड प्रोडक्शन, मीन्स प्रोडक्शन को बढ़ा देना। ठीक, उसके साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मीन्स रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करना। ठीक, उसके साथ साथ WTO ने क्या किया था, बॉर्डरलेस ट्रेडिंग हो गई थी। मीन्स अब हम आसानी से किसी भी कंट्री में जाके प्रोडक्शन करके सामान बना के बेच सकते थे। मीन्स जो रिस्ट्रिक्शंस थी बाउंड्री से या बॉर्डर से रिलेटेड, और रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं कम हो गई थी। ठीक, ये इस क्लास में या इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।